today I'm gonna teach you computer science of class metric chapter number 2 which is fundamentals of operating system. ठीक है, ओके तो हमारा जो है चैप्टर नंबर 1 विच इज़ फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, सॉरी कंप्यूटर, वो हमने पढ़ चुके हैं, वो हम पढ़ चुके सॉरी। तो अगर आपने वो नहीं देखा और आपको देखना है तो फिर आप उसको जो आप उसकी सारी जो जितनी भी वीडियोस है ना वो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी। ओके तो आज हम जो पढ़ने वाले वो है फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की भाई फंडामेंटल क्या होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपको इन सब के बारे में नहीं पता होगा, आपको फंडामेंटल का मतलब जरूर पता है कि फंडामेंटल का मतलब होता है बुनियाद, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फंडामेंटल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसी को जानने के लिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के फंडामेंटल्स क्या होते हैं, हम जो है आज ये चैप्टर पढ़ने वाले। ओके तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई हमारे पास जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका शॉर्ट फॉर्म है OS और इसके फुल जो है यानी कि फुल नेम ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्या होता है। ओके तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम ना हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिस तरीके से हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था ना कि हमारे पास सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर की टाइप, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये भी एक किसी तरीके से सॉफ्टवेयर है। और अगर आपको नहीं पता एप्लीकेशन या सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है तो ये देखने के लिए आप जो है अगर चैप्टर नंबर, मैं आपको रिकमेंड ये करूँगी कि आप चैप्टर नंबर 1 को जो है उसके सारे लेक्चर्स देखिए, आपको सॉफ्टवेयर के अलावा और भी चीज़ें उसमें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बात कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक सॉफ्टवेयर है जिसका काम होता है जितने भी बेसिक्स काम होता है, जितने भी बेसिक टास्क है ना, जैसे कि बूटिंग द कंप्यूटर, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट और कंट्रोलिंग डिफरेंट डिवाइसेस जैसे कि प्रिंटर, डिस्क etc। ठीक है, तो ये सब जो है यानी कि जो जो मैंने नाम लिया ना इन सबको क्या करना, कंट्रोल करना किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या कहलाता है, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो बहुत ज़्यादा कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ना वो होते हैं हमारे पास DOS, विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉयड, मैक OS एंड iOS। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारा जो एंड्रॉयड मोबाइल है या हमारे पास जो मैक है या हमारा विंडो, लिनक्स OS या iOS, ये सारे हमारे पास क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस तरीके से हमारे पास लैपटॉप में या कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ना, इसी तरीके से हमारे पास मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। जैसे कुछ लोगों का एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कुछ का iOS होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ का पता होगा। ओके तो आई होप सो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये आपको समझ आ चुका होगा, लेकिन इसको हम और भी आगे मजीद जो है डिटेल में पढ़ते हैं। ओके इसी के साथ हमारे पास दूसरी जो हेडिंग है वो है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे अब हमारे पास एक बात हुई कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, अब आपने जब ऊपर पढ़ा आपने देखा होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास बहुत सारे काम जो है परफॉर्म कर रहा था। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर एक चीज़ इतना सारा काम कर रहा है तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें और भी होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हम पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या है और कौन कौन से फंक्शंस है और किसका क्या काम है। ठीक है, ओके तो जैसे आपको ये बात तो पता चल गई होगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी एक्टिविटीज़ हो रहे होते हैं या आप कह लो जितने भी काम या जितने भी टास्क हो रहे होते हैं ना वो सब किसके ज़रिए होता है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम ना हमारे कंप्यूटर की हर चीज़ को मैनेज करता है। ठीक है, ओके और इसके अलावा हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम ना एक मास्टर कंट्रोल होता है जो हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि जो है कोई भी यूज़र वो कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सके। ठीक अगेन बता देती हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना हमारे पास एक मास्टर कंट्रोल होता है, ठीक है, जो हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि कोई भी यूज़र है ना यानी कि इस्तेमाल करने वाला, ठीक है, वो क्या करे, कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ, जैसे अब मैंने ये PDF खोली है, आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, ठीक है, तो ये इंटरफेस हो गया ना, तो ये किसके जरिए होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए। ठीक है, तो ये स्क्रीन दिखने की वजह से क्या हुआ, आप जो है आपका काम आसान हो गया, आप अपने किसी भी डिवाइस से आसानी से कोई भी काम कर सके। ठीक है, कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है
ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है और इसी के साथ लेकिन सॉफ्टवेयर के हमारे दो टाइप होते हैं, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए, अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है ना, फॉर सपोज कि आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ना आपके कंप्यूटर या मोबाइल में सिस्टम सॉफ्टवेयर चलेगा, ना ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए हम दोनों सॉफ्टवेयर यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ अब हमें ये समझ आ गया कि भाई फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अब हमारे पास फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के ना डिफरेंट समझ ले टाइप्स है। ठीक है, जिसको हम जो है आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे और हमें इससे पता चलेगा कि अच्छा ये जो है ना हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस है। सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है ना, वो आ जाता है हमारे पास बूटिंग। ठीक है, हम बूटिंग उस प्रोसेस को कहते हैं जो हमारे जैसे कंप्यूटर के स्टार्ट होने वाला जो प्रोसेस है ना, उसको हम कह देते हैं। जैसे मिसाल मैं आपको बताती हूँ, फॉर सपोज आप जैसे मिसाल मेरा फ़ोन जो है एंड्रॉयड है। ठीक है, जब मैंने इसको पावर ऑफ किया और जब मैं पावर ऑन किया, ठीक है, ऑफ, हाँ ठीक है, सही कह रही मैं कंफ्यूज हो गई थी। ठीक है, तो मैंने उसको ऑन किया, तो अब ऑन होने में जो उसका प्रोसेस लगता है ना, उसको हम कह रहे होते हैं बूटिंग। ठीक है, अच्छा ये जो बूटिंग होता है ना, इसका काम ये होता है उस दरमियान यानी कि ऑन होने के दरमियान में इस बूटिंग का काम ये होता है कि कंप्यूटर को जो है ना रेडी करना हर काम के लिए। ठीक है, जैसे मिसाल अगर मुझे आर्मी में ज्वाइन करना हो तो वो ट्रेनिंग हमें जो देते हैं वो हमें किस लिए देते हैं, ताकि हम जो है कोई भी आने वाले जो है यानी कि कोई किसी भी जंग में हम अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से बूटिंग के दौरान यानी कि जब हमारा कंप्यूटर ऑन हो रहा था ना, तो बूटिंग जो है हमारे मोबाइल या कंप्यूटर की सारी चीज़ों को रेडी कर देते ताकि वो हर किस्म के काम को जो है ना परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो होप सो, मुझे उम्मीद है आपको बूटिंग समझ आ चुका होगा। अब इसके साथ हम जो है डिफरेंट चीज़ें देखते हैं कि फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में हमारे पास और क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, मैनेजमेंट क्या होता है अब हम देखते हैं इसको भी। ओके, तो सबसे पहली बात हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, देखिए हमारे कंप्यूटर में दो चीज़ें होती है, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। अगर आपने पहला वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ये दोनों चीज़ें पता होगा कि क्या क्या होती है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है इन दोनों चीज़ को मैनेज करना। यानी कि अगर मिसाल ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि वो जो है सिर्फ सॉफ्टवेयर वाली चीज़ों को यानी कि हार्डवेयर पर वो कोई काम नहीं करेगा, वो जस्ट सॉफ्टवेयर पर काम करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना दोनों चीज़ों को मैनेज करता है, यानी कि हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी। ठीक है, अच्छा इस चीज़ में हमारे पास जो जो चीज़ें इंक्लूड होती है ना, वो हमारे पास होती है एलोकेशन, डी एलोकेशंस ऑफ प्रोसेस मेमोरी। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि एलोकेशंस और डी एलोकेशंस क्या होते हैं, क्योंकि ये वर्ड आपने पहली दफ़ा सुना होगा। ठीक है, अच्छा देखिए, एलोकेशंस हम कहते हैं एक्सेस टू सेट डेटा, यानी कि किसी भी डेटा को सेट करने को या करते हुए जो भी प्रोसेस लग रहा था उसको हम कहते हैं एलोकेशन। इसी तरीके से डी एलोकेशन हमारे पास उसका अलग है। ठीक है, यानी कि उसका कहते हैं ना अपोजिट। ठीक, आई होप आपको एलोकेशन समझ आ गया होगा। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, जस्ट मैंने आपको ये बता दिया कि होता क्या है। ठीक है, उसके बाद ओके, ठीक है, एलोकेशंस एंड डी एलोकेशंस ऑफ प्रोसेसर मेमोरी, ये हमारे पास रिसोर्सेस मैनेजमेंट में आ जाता है। और दूसरी चीज़ ये हो जाती है हमारे पास एक्सेस टू शेयर्ड, यानी कि कोई भी ऐसा कंपोनेंट जो डेटा स्टोर करता हो, ठीक है, तो उसको एक्सेस करना या उसको शेयर करने में आसानी पैदा करना। ठीक है, तो ये भी किसका काम होता है, रिसोर्स मैनेजमेंट का। ठीक है, आई होप आपको ये रिसोर्स मैनेजमेंट समझ आ चुकी होगी। ओके, उसके बाद हमारे पास जो तीसरा फंक्शन है ना ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो है यूज़र इंटरफेस और कमांड इंटरप्रेटर। उम्मीद है आपको नाम से ही थोड़ा बहुत सा आइडिया हो गया होगा कि इसमें हम क्या बात होने वाली है या क्या चीज़ होगा। ठीक है, देखिए हमें अगर किसी भी समझ लो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम देख नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि वो कंप्यूटर के अंदर होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम देख नहीं सकते, तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर जैसे मिसाल अगर मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सारा काम कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है, क्योंकि हम उससे इंटरेक्ट तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास एक चीज़ होती है यूज़र इंटरफेस, जिसके ज़रिए हम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
ओके, तो यूजर इंटरफेस, उसके बाद आ जाता है कमांड इंटरप्रेटर। हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है, ठीक है, जो किस लिए इस्तेमाल करते हैं कि हमारे कोई भी कमांड है ना, यूजर की कोई भी कमांड उसको रीड करने के लिए। जैसे मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर कि राइट ऐसे ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या लाएगा, यूजर इंटरफेस, क्योंकि ये एक यूजर ने लिखा, ठीक है। अब उसको जो है पढ़ेगा कैसे का ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं कमांड इंटरप्रेटर, जिसका काम क्या होता है कि यूजर के कोई भी कमांड है उसको क्या करना है, रीड करना, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरप्रेट करना, उसको किस में ट्रांसलेट करना, मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, ताकि हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर के लिए वो समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। आई होप मैं आपको समझ आ गई होगा, बट मैं अगेन एक्सप्लेन करती थी। जैसे मैंने लिखा है राइट मी ऐसे ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है, ये कहलाएगा यूजर इंटरफेस। अब देखिए, आपको ये बात पता है कि कंप्यूटर क्या समझता है, मशीन लैंग्वेज, तो कंप्यूटर को तो ये इंग्लिश समझ ही नहीं आएगा, तो उसके लिए हम यूज कर रहे थे कमांड इंटरप्रेटर। कमांड इंटरप्रेटर का क्या काम होता है कि यूजर यानी कि जो बंदा इस्तेमाल कर रहा है, जो इंसान इस्तेमाल कर रहा है ना, उसने हमें अगर कोई भी कमांड दी ना, तो उसको क्या करना, उसको रीड करके उसको ट्रांसलेट करना किसमें, मशीन लैंग्वेज में, ताकि हमारे कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है ना वो इजीली उस चीज को समझ सके और हमारे काम करने में आसानी हो। आई होप सो आपको यूजर इंटरफेस और कमांड इंटरप्रेटर बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा, क्योंकि बहुत आसान सा टॉपिक था, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं थी, ठीक है। ओके, इसी के साथ हमारे पास, अच्छा एक मिनट हो रहा ना, ओके, इसके साथ हमारे पास जो चौथी चीज जो है वो है मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट जो है हमारे पास जो एलोकेशंस और डी एलोकेशंस के जितने भी टास्क परफॉर्म करने होते हैं ना मेमोरी स्पेस के अंदर, किसी भी प्रोग्राम या फिर किसी भी डेटा को रिसोर्स करने के लिए, ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं मेमोरी मैनेजमेंट, या फिर इन शॉर्ट आप इस तरीके से कह रहे हैं जैसे मेमोरी के अंदर हमारे पास क्या काम होता होगा, डेटा सेव होता होगा। तो इसमें हमारे पास दो चीज़ आ जाती है, एलोकेशंस और डी एलोकेशंस। एलोकेशंस हम कहते हैं कि एक्सेस टू सेट डेटा, यानी कि किसी भी डेटा को सेट करने के लिए हम एलोकेशन का इस्तेमाल करते हैं। उसी के अपोजिट क्या होता है, डी एलोकेशन, ठीक है। तो यानी कि अब हमारे पास डेटा के अंदर जितने भी मैनेजमेंट का काम हो रहा होता है, स्पेस का, मेमोरी का, मेमोरी मैनेजमेंट के नेम से हमें पता चल रहा है कि मेमोरी को मैनेज करने में जो भी चीज़ें हमें नीड हो रही होती है उसमें स्पेस, एलोकेशन, डी एलोकेशन, उन सब के लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे, मेमोरी मैनेजमेंट। तो ज़्यादा लॉन्ग टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं खुद भी ज़्यादा जो है इसको डीपली नहीं समझा रही, ओके। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है, देखते क्या है, ओके, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। ओके, तो इनपुट आउटपुट यानी कि IO मैनेजमेंट जो है एक देखिए हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, तो वो हमारे पास एक डिवाइस ड्राइवर फैसिलिटेट करता है। फैसिलिटेट का मतलब होता है कि किसी भी काम को आसान कर देना या किसी चीज़ के लिए सहूलत दे देना, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर हम इसको कहें तो इस तरीके से कहेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना हमें एक ये सहूलत देता है। सहूलत में क्या देता है, डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर एक छोटा सा आप कह रहे चिप टाइप होता है जो कि हमारे किसी भी काम को ना आसान करता है, ठीक है। ओके, तो अब आप सोच रहे होंगे कि चलो डिवाइस ड्राइवर दिया है, ठीक है, यानी कि डिवाइस ड्राइवर फैसिलिटेट किया है, तो इसका काम क्या है, ठीक है। तो डिवाइस ड्राइवर हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे पास क्या कंट्रोल कर रहा होता है, इनपुट आउटपुट को कंट्रोल कर रहा होता है, किसके जरिए, कंट्रोलर्स के जरिए, ठीक है। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, जैसे मिसाल आपकी एक रिमोट है, रिमोट में बटन्स होते हैं डिफरेंट ना, एक से आवाज़ कम हो रहा होता है, एक से आवाज़ तेज़ हो रहा होता है, एक से चैनल चेंज हो रहा होता
होता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास डिवाइस ड्राइवर के अंदर कंट्रोलर्स होता है जो किसको कंट्रोल करता है, इनपुट और आउटपुट को। और ये बहुत अच्छी मिसाल थी और मुझे उम्मीद है आपको इस मिसाल के बाद जो है ये अच्छे से समझ आ चुका। ओके, अब जो दूसरी चीज़ है ना वो हमारे पास आ जाती है एक फाइल मैनेजमेंट, कि भाई फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। देखिए अपने फाइल देखो फाइल ना दो किस्म की होती है। एक होती है आप समझ लें हार्डवेयर और एक होती है सॉफ्टवेयर। मैं आपको मिसाल दे रही हूँ, ऐसा नहीं। ओके सॉरी, वो मेरा स्क्रीन बैक हो गया था, ठीक है। अच्छा चलो मैं आपको बता देती हूँ। देखो फाइल ना दो किस्म की होती है मिसाल में, तो मैं मिसाल दे रही हूँ, ऐसा है नहीं आपको समझाने के लिए। एक होती है हार्डवेयर, एक होती है सॉफ्टवेयर। देखिए हार्डवेयर वो वाली फाइल होती है जो आप अपने स्कूल में देख रहे होते हैं। जैसे मिसाल अभी मुझे कहा गई कि भाई अपना असाइनमेंट बना के लाओ, तो असाइनमेंट बनाने के बाद अब ज़्यादा हो गए तो मुझे उसको एक किसी ऐसी जगह में रखना हुआ या किसी ऐसी चीज़ में सेव करना हुआ जिससे उस पर कोई यानी कि वो ख़राब ना। तो मैं क्या करूँगी, सिंपली एक फाइल खरीदूँगी, मैंने उस पर उसको अटैच कर दिया, ठीक है। एक तो ये वाला फाइल होता है। इसी के साथ ना कंप्यूटर के अंदर हमारे पास फाइल होता है, समझ लें एक फोल्डर है, उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट डॉक्यूमेंट सेव है, ठीक है। ये मैं आपको मिसाल दे रही हूँ, अगर आप आगे पढ़ेंगे ना MS वर्ड वगैरह तो आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगा कि फाइल होता क्या है या इसको मैनेज कैसे करते हैं। फिलहाल मैं सिंपली से बता रही हूँ, ठीक है। तो एक फोल्डर है, उसके अंदर डिफरेंट किस्म के आपके डॉक्यूमेंट्स रखे हुए, मिसाल के तौर पे कि उसमें आपकी जो है ना क्लास 9 की बुक रखी हुई है और टेस्ट पेपर्स रखे हुए हैं, ठीक है। तो इसी किस्म के इसको हम कह रहे थे फाइल, ठीक है। फाइल मैनेजमेंट में क्या होता है ये अब हम आप पढ़ते हैं। देखिए मैनेजमेंट का काम से हमें समझ आ रहा था कि चीज़ों को तरकीब से रखना या मैनेज करना, ठीक है। तो अच्छा अब इसमें जो जो काम हो रहा होता है यानी कि फाइल मैनेजमेंट में जो जो एक्टिविटीज़ हो रही थी उसको वो है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन, स्टोरेज, नेमिंग, शेयरिंग एंड प्रोटेक्शंस ऑफ फाइल। देखिए ऑर्गेनाइजेशन होता है किसी भी चीज़ को तरतीब से रखना। स्टोरेज हम कह रहे थे जो चीज़ हमारे स्पेस ले रही होती है, नेमिंग किसी भी फाइल का नेम, शेयरिंग कोई भी फाइल या कोई भी चीज़ शेयर करना, प्रोटेक्शंस ऑफ फाइल यानी कि जितने भी हमारे पास फाइल रखे हुए हो ना उन सब की हिफाजत करना, ठीक है। तो ये सारे काम किसके जरिए परफॉर्म हो रहे थे, फाइल मैनेजमेंट के जरिए। और वो होप सो आपको जो है ना ये समझ आ चुका होगा कि ये हमारे पास क्या होता है फाइल मैनेजमेंट, ठीक है। इसी के साथ हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है वो है प्रोसेस मैनेजमेंट। ओके तो हमारे पास प्रोसेस मैनेजमेंट आप कह लें कि एक प्रोसेस जो हमारे पास एक जॉब है या फिर कोई एक्टिविटी है जो कि सिस्टम के ज़रिए यानी कि किसी भी सिस्टम के ज़रिए परफॉर्म की जा रही है, यानी कि किसी भी सिस्टम की वजह से उसको हम कर पा रहे हैं या उसको कंप्लीट कर पा रहे हैं, ठीक है। ओके प्रोसेस मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि किसी भी क्रिएशंस को यानी कि अगर कोई चीज़ हमने क्रिएट की उसको मैनेज करना, उसको डिलीट करना है तो उसको डिलीट करना, और इन सब के काम में यानी कि हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट। ओके इसी के साथ मिसाल के तौर पे हमारे पास जैसे जो है एक टर्म प्रोसेस है, ठीक है। एक टर्म प्रोसेस का प्रोग्राम है और उसका जो कोड है वो किसके अंदर सेव होगा यानी कि किसके अंदर लोड होगा, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। किसके लिए, एग्जीक्यूशन के लिए यानी कि रन होने के लिए। किसके जरिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के जरिए यानी कि CPU के जरिए। मैं दोबारा बता दूं, देखिए एक प्रोग्राम कोड है वो हमारे पास लोड है किसके अंदर, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। किस चीज़ के लिए, एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ प्रोसेस करना, ठीक है। अच्छा किसके जरिए वो सेव है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU के जरिए हमारे अंदर वो सेव है। ओके इसके साथ हमारे पास जो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम होते हैं ना तो उसके अंदर हमारे पास एक उसके अंदर हमारे पास एक नंबर होता है और वो नंबर हमारे पास किसका होता है, कंप्यूटिंग प्रोसेस का, ठीक है। तो जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना वो इस चीज़ का ध्यान रखता है यानी कि इस चीज़ को इस चीज़ से अंश्योर होता है। अच्छा वो क्या चीज़ होती है कि हमारे पास जितने भी प्रोसेस है ना उसका उसके अंदर जितनी भी एक मिनट में इसको थोड़े समझाने में मुझे प्रॉब्लम हो रही, मैं अगेन ट्राई करती हूँ। देखिए हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना वो इस चीज़ से अंश्योर होता है कि हमारे पास जो है CPU का टाइम वो एक प्रोसेस कितना ले रहा है। यानी कि मिसाल में कोई काम करी हूँ, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को
इस चीज़ से वो अनश्योर होते हैं, यानी कि उसको इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं पता होता कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमारा CPU उसमें कितना सिस्टम मतलब कितना टाइम ले रहा होता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डिसाइड करता है कि हमारे पास कौन से प्रोसेस जो है ना कितने वक्त में प्रोसेसर एक्सेस हो रहा है और कितने टाइम में जो है ना हमारा एक प्रोसेस जो है ना कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब इस फंक्शन को यानी कि मैनेजमेंट क्या सॉरी प्रोसेस मैनेजमेंट यानी कि प्रोसेस मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या कह रहे हैं, प्रोसेस शेड्यूलिंग। ठीक है, ये शेड्यूलिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को वक्त पे शेड्यूल करना है। जैसे मैं आपको मिसाल देती हूँ, फॉर सपोज मुझे अपने आज ना डे शेड्यूल करना है, तो मैं उसको टाइमिंग जैसे मिसाल आज के दिन जैसे मैं सुबह 10 बजे मैं नाश्ता करूँगी, मैं 11 बजे तक स्टडी करूँगी, फिर 12 बजे मैं खाना खाऊंगी। ठीक है, तो यानी कि ये हम अपने डे प्लान करें। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम कह रहे होते हैं शेड्यूलिंग। और आप देख रहे हैं प्रोसेस मैनेजमेंट काम ही ये शेड्यूलिंग हो रहा है, तो इसी वजह से हम जो है इसको क्या कहते हैं, प्रोसेस शेड्यूलिंग भी कहते हैं इसको। ओके, होप सो आपको ये समझ आ चुका होगा। ओके, तो अब हमारे पास जो इस पार्ट का जो लास्ट टॉपिक है वो है यूज़र मैनेजमेंट। ठीक है, यूज़र मैनेजमेंट हमारे पास एक मेथड होता है जिसके ज़रिए हम जो है किसी भी इस चीज़ को जो है क्रिएट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, फिर उसमें कितना डेटा है इन सबको क्या कर सकते हैं, इन सबको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इन शॉर्ट आपको बताती थी यूज़र मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा मेथड जिसके ज़रिए हम जो है कोई भी चीज़ क्रिएट कर सके हैं, रिमूव कर सकते हैं, उसको अपनी मर्जी से मेंटेन कर सकते हैं, उसको जो है यानी कि अपने हिसाब से उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब काम होता है यूज़र मैनेजमेंट का। ओके, अब इसमें हमारे पास जिस चीज़ में हम मैनेज कर मतलब जिस चीज़ को हम अपने हिसाब से मैनेजमेंट कर सकते हैं ना, वो हमारे पास आ जाता है सॉफ्टवेयर और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज सिस्टम, नेटवर्क और वगैरह वगैरह। यानी कि ये कुछ चीज़ें आपको नाम बताई गई है जिसको हम जो है अपने हिसाब से यानी कि यूज़र मैनेजमेंट से नाम समझ आ रहा है कि यूज़र अपने हिसाब से मैनेज कर सकता है। ठीक है, तो इसी को हम कह रहे होते हैं यूज़र मैनेजमेंट। और आई होप सो आपको जो है इस चैप्टर का पार्ट नंबर 1 बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो फिर आप जो है मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।